नमस्कार, इनोवेशन ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान की श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं, जिसमें तीसरी श्रृंखला में 25 प्रश्न आपके सामने आएंगे। इन 25 प्रश्नों के माध्यम से आपको 50 से 60 प्रश्न अतिरिक्त मिलेंगे जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल कौन सा है? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 79% पाई जाती है और बहुत ढेर सारे नाइट्रोजनी पदार्थ हैं। तो एटमॉस्फेयर की जो ढेर सारी नाइट्रोजन है उसको फिक्स करना, ज़मीन में नाइट्रेट के रूप में बदलना और भिन्न भिन्न चीज़ों में परिवर्तित करना, जिससे कि पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकें और वो अपनी प्रगति कर सकें। इसके लिए एक शैवाल है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। वैसे दो हैं, एक तो इसमें लिखा है, एक और है जो हम बताएंगे। विकल्प हैं नॉस्टाक, एलोरा, एजिटोबैक्टर, स्थिया। तो ये नॉस्टाक, ये आपका नॉस्टाक, और एक और है एनाबीना। एनाबीना, ये दो शैवाल ऐसे हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में योगदान करते हैं। वैसे शैवालों का मनुष्य के जीवन में बड़ा योगदान है, ये बहुत लाभकारी भी हैं और कुछ एक आध हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत लाभकारी हैं। और ख़ास बात है कि ऑक्सीजन यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में क्रिएट करने का सबसे बड़ा रोल शैवालों का ही है। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में भी काम कर रहा है। कुछ शैवाल है भिन्न भिन्न प्रयोगों में आते हैं, जैसे एक है तो ये नॉस्टाक और एनाबीना दो। ये एजिटोबैक्टर जो ये आपका बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में योगदान करता है। ये भी एजिटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में योगदान करता है, लेकिन ये शैवाल नहीं है, ये जीवाणु है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, ये लिगुमिनेसी ग्रुप जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, उनमें होता है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे कि फसल में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो ये एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया है, जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में योगदान करता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? एजिटोबैक्टर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल कौन है? नॉस्टाक और एनाबीना। ये क्वेश्चन हुई आपके। और अगले प्रश्न में आते हैं, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या है? चूने का पानी, चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें पानी मिला दो तो जो रसायन तैयार होता है वो चूने का पानी है। तो इस प्रकार से आपका है चूने का पानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई नहीं, देखिए सोडियम से कोई मतलब नहीं। कैल्शियम हमने बताया CaO, ये आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना है और इसमें पानी मिलाया H2O पानी, तो बना CaOH होल ट्वाइस। तो और इसका संतुलन बनाने के लिए, ये तो मूल रूप से बनता ही है, संतुलित समीकरण नहीं है, संतुलन में लाना पड़ेगा, लेकिन मूल रूप से जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका सामने लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उत्तर सही होगा, चूने का पानी जो है रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न आता है, ये है आपका, रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? हेमोलॉजी, पोमोलॉजी, हेमाटोलॉजी, सेक्रोलॉजी। अब देखिए पोमोलॉजी तो फलों का अध्ययन करता है, फलों का अध्ययन करता है। हेमाटोलॉजी ये रक्त का अध्ययन करता है। तो विज्ञान की शाखा हेमाटोलॉजी है जिसमें रक्त का अध्ययन होता है, और पोमोलॉजी है जिसमें फलों का अध्ययन होता है। तो इस प्रकार से दो प्रश्न इसमें मिले आपको। आगे आते हैं, बोरेक्स किस धातु का अयस्क है? देखिए धातुएं प्रकृति में खनिज के रूप में प्राप्त होती हैं,
शुद्ध अवस्था में धातुएं सामान्यतया नहीं मिलती। सोना एक मात्र ऐसी धातु है जो शुद्ध अवस्था में थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर अयस्क के रूप में मिलती हैं ओर्स। तो महत्वपूर्ण अयस्क हैं, जैसे बोरेक्स, ये आपका अयस्क है। इससे कौन सी धातु निष्कर्षित होती है? उत्तर है आपके शीशा, एल्युमिनियम, सोना और सोडियम। शीशा, इसका अयस्क आपका गलेना है, गलेना। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, बॉक्साइड है। सोना के जो अयस्क हैं वो कुछ शुद्ध रूप में मिल जाती है और कुछ अयस्क हैं उनके नाम पता नहीं, याद नहीं आ रहे हैं। सोडियम का अयस्क आपका ये बोरेक्स है, बोरेक्स। तो उत्तर तो आपका मिल गया बोरेक्स। इसके अलावा अन्य धातुएं हैं, जैसे आपका लोहा। लोहा ये अयस्क है हेमेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ये दो अयस्क लोहे के बड़े महत्वपूर्ण अयस्क हैं। और पारा धातु मिलती है सिनेबार से। भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, सबको याद कर लीजिए कि किसका अयस्क कौन सा है। पारा का है सिनेबार, शीशा का गलेना बोला, एल्युमिनियम का बॉक्साइड ही है, सोडियम का बोरेक्स है, और जैसे कैल्शियम का, कैल्शियम इसका है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड चूना से मिलती है। इसके अलावा पारा, तांबा, पारा नहीं, पारा तो आप देख चुके हैं। तांबा, तांबा का है क्यूपराइट। चांदी अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। और मोनोजाइट ये है आपका थोरियम का, थोरियम का मोनोजाइट, मोनोजाइट। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण है यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम। इसका है पिच ब्लेंड। ये देखिए कई ढेर सारी धातुएं के अयस्क हमने लिख दिए जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में इतने से ही फंसता है, एकदम गारंटेड है। इसको आप बड़े दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए, निश्चित रूप से इस परीक्षा में इसी से आता है। जो भी आपका अयस्क का क्वेश्चन आएगा बस इतने से आएगा, हमने लिख दिया। तो देखिए लोहे का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पारा का सिनेबार, कैल्शियम का चूना, तांबा का क्यूपराइट, चांदी का अर्जेंटाइट, थोरियम का मोनोजाइट, शीशा का गलेना, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, सोडियम का बोरेक्स और यूरेनियम का पिच ब्लेंड। ये ढेर सारे अयस्क हैं, बड़े आराम से एक जगह नोट करके याद कर डालिए, निश्चित सब अच्छा आएगा इससे, तो इसी से आएगा। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? देखिए हर विटामिन के अपने रासायनिक नाम हैं। तो इसमें 4 विकल्प लिखे हुए हैं, थायमिन, रेटिनॉल, फेविक्विनोन, टोकोफेरॉल। ये सब किसी न किसी विटामिन के ही नाम हैं और हम सबको बता देते हैं। जैसे आपका ये थायमिन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, B1 है। रेटिनॉल ये विटामिन ए का नाम है। फिलोक्विनोस, ये फिलोक्विनोस विटामिन के है। और ये है विटामिन टोकोफेरॉल विटामिन ई है। इतने तो जो 4 विकल्प लिखे हुए हैं उनके तो नाम हो गए। तो उत्तर आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ये आपको उत्तर मिल गया। लेकिन अन्य विटामिनों के नाम भी आप याद कर ले जो भिन्न अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, हम उनके सबके नाम बता देते हैं। जैसे विटामिन बी वाले ग्रुप में बहुत से विटामिन हैं, तो B1 तो ये हो गया थायमिन। B2 का क्या है? विटामिन B2
इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 हुआ। फिर विटामिन B3 निकोटिनामाइड, B3 निकोटिनामाइड, ये है B3 है। और फिर विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, B5 पेंटाथोनिक एसिड, ये विटामिन B5 है। B6 ये है पायरिडॉक्सिन, B6 का है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन B6 है। और B7 का है बायोटीन, B7 का बायोटीन। और फिर इसके बाद B12 का है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। तो बी वाले सारे हो गए जो चर्चित हैं, जो अक्सर परीक्षा में आते हैं। इसके बाद सी का विटामिन सी, ये विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी हो गया। ए ही है विटामिन डी, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ये सभी विटामिनों के रासायनिक नाम सामने लिखे हैं। निश्चित परीक्षा में इतने में से कुछ पूछा जाता है, तो सबके आप दिमाग में रख लीजिए, कोशिश कीजिए, याद हो जाएंगे। ठीक है। विटामिन B1, थायमिन, B2, ये 3, 4, 5 जितने खोजे गए हैं, और C, D, E, K सबके रासायनिक नाम सामने लिखे हैं, जो अति महत्वपूर्ण है, निश्चित परीक्षाओं में आते हैं। उनको आप किसी में कुछ आया, किसी में दूसरा आया, इससे याद कर ले। अगले प्रश्न में आते हैं। थोड़ी सी बात बता दें कि जो लोग इस चैनल में अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते। प्रश्न में लिखा है हाइड्रोलिक ब्रेकों में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? इसे पावर ब्रेक कहते हैं, तेजी मतलब तुरंत लग जाता है। तो ये बर्नौली थ्योरम, एडिशन का नियम, पास्कल का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर सही इसका होगा पास्कल का नियम। पास्कल के नियम में हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत लागू होता है। अगला प्रश्न है, शराब पीने की जांच में श्वसन परीक्षण में प्रयुक्त रसायन कौन है? शराब पीने की जांच, पुलिस वाले शराब पी करके गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है, तो एक यंत्र रखते हैं, उसमें एक रसायन होता है, मुंह में लगाते हैं, तो सांस के माध्यम से वो रसायन जब पहुंचता है तो शराब की मात्रा जब पहुंचती है तो रसायन रंग बदल देता है, जिससे पता चल जाता है कि शराब पी है। तो उसकी जांच के लिए कौन सा रसायन है जो रंग बदल देता है, जिससे पता चलता है? वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये है। और इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। दो रसायन हैं जिनका प्रयोग होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। शराब पीने की जांच में श्वसन परीक्षण में प्रयुक्त रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रो, यहाँ पे डाइक्रो है, डाइक्रोमेट। ठीक। अगले प्रश्न में आते हैं। गाजर के लाल रंग का कारण क्या है? देखिए, फूल, फल, पत्तियां, इनमें एक विशेष रंग पाया जाता है, पिगमेंट होता है, जिसके कारण होता है। कौन सा पिगमेंट है, कौन सी चीज़ कारण ये रंगीन दिखते हैं? तो गाजर के बारे में कहा जाए, उसे गाजर कई रंग की होती है, लाल भी होती है और एक नारंगी भी होती है। लेकिन गाजर के लाल रंग होने का कारण कैरोटीन है, गाजर के लाल रंग होने का कारण कैरोटीन है। और इसी प्रकार से बहुत ढेर सारे फल, इनमें विशेष प्रकार की कोई बात है तो उसके किस कारण से होती है, इसकी हम आगे कभी लिस्ट बनाएंगे और आपके लिए परीक्षा के लिए इकट्ठा कर देंगे, जो हर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो कैरोटीन इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं।
भयभीत होने पर स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? जब आप डर जाते हैं तो शरीर एक हार्मोन निकलता है जिससे आप कंट्रोल में आते हैं, और डरने में हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और चीज़ें, रक्तचाप बढ़ जाता है, सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। धड़कन अगर रुकी नहीं तो आदमी की मौत भी हो सकती है। तो उसमें एक हार्मोन निकलता है जो उसको कंट्रोल करता है। वो कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन। ये है एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्रंथ से निकलता है। एड्रेनल ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है जो भयभीत होने पर निकलता है और आदमी कंट्रोल में रहता है। ये थायरॉक्सिन तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, गले से होती है। एस्ट्रोजन ये आपका सेक्स हार्मोन है। और मेलानिन ये त्वचा में पाया जाने वाला पिगमेंट है जिसके कारण त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। ये हार्मोन है सेक्स हार्मोन। ये थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है। ये सब अतिरिक्त बातें हैं जो आज परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है जो जिसमें आयोडीन होता है। एस्ट्रोजन ये जनन ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है। मेलानिन त्वचा में उपस्थित एक पिगमेंट है जिससे त्वचा का रंग निर्धारित होता है। और एड्रेनलिन एड्रेनल ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है जो भयभीत होने पर निकलता है। चारों ऑप्शन के मतलब हो गए। अब आगे हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? आकाश नीचे से देखो तो नीले रंग का दिखता है। देखिए, श्वेत प्रकाश में 7 अवयवी रंग होते हैं। इसका पता न्यूटन ने लगाया था कि ये 7 रंग हैं। तो वो 7 रंग कौन हैं? VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग श्वेत प्रकाश में उपस्थित होते हैं। ये किसी प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्ध्य पर आधारित होता है। तो वायलेट से लेकर के रेड तक बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में है। जिन प्रकाश की तरंगों का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है वे कम प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित का मतलब है फैलना। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, इससे लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सीधा आँख पे आ जाती है। बहुत दूर जब सूर्य होता है, प्रातःकालीन और सायंकाल सूर्य पृथ्वी से सबसे दूरी पर होता है, इसलिए लाल दिखता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन नहीं होता। केवल वही तरंगें हमारी आँख तक पहुँच पाती हैं तो हम उसी रंग का सूर्य देखते हैं। लेकिन वायलेट, इंडिगो, ब्लू इनके तरंगदैर्ध्य कम है, ये ज़्यादा फैलते हैं। तो इस प्रकार से ये रंग देखिए, वायलेट, इंडिगो, आसमानी और नीला ये दोनों एक जैसे रंग हैं तो इनका फैलाव ज़्यादा है। यही कारण है कि आसमान नीला दिखता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता। तो उत्तर क्या होगा? आकाश के नीले रंग का कारण प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन, ये उत्तर होगा। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती? अमलगम का मतलब होता है कि पारे के साथ घोल। बहुत ढेर सारी धातुएं पारे के साथ घोल देने पर घुल। पारा एक द्रव धातु है और अन्य धातुएं ठोस अवस्था में हैं। तो ढेर सारी धातुएं पारे के साथ घुल करके मिक्सअप हो जाती हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी धातु है जो पारे के साथ मिक्सअप नहीं होती है, घोल नहीं बनाती। तो वो कौन है? यानी पारे के साथ धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। तो इसमें कौन सी धातु नहीं घुलती? वो है लोहा। लोहा अमलगम नहीं बनाती, इसी कारण से पारे को लोहे के बर्तन में रखा जाता है। तो लोहा होगा उत्तर। फिर अगला प्रश्न आता है। यूरिया का संश्लेषण मानव शरीर में कहाँ होता है? संश्लेषण बनना, इकट्ठा होना तो लीवर, आमाशय, प्लीहा, किडनी उत्तर होगा। लेकिन ज़्यादातर वस्तुएं जो बनती निर्माण होती हैं, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है यकृत यानी लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इसमें बहुत अत्यंत उपयोगी रसायन उत्पन्न होते हैं, बनते हैं और शरीर की क्रिया को संपादित करने में सहयोग करते हैं। इसलिए लीवर इसका सही उत्तर होगा। यूरिया का संश्लेषण लीवर में होता है यानी यकृत में होता है। अगला प्रश्न है। किन पौधे के से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? इंसुलिन अग्नाशय से निकलने वाला एक हार्मोन है, एक लिक्विड है जो रक्त की शर्करा का पाचन करने में सहयोग करता है। जब अग्नाशय की
से इंसुलिन का निकलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे डायबिटीज कहते हैं, शुगर कहते हैं। तो वो हार्मोन आपके पैंक्रियाज से निकलता है, लेकिन अब उसमें जिसकी में कमी हो गई है तो उसको कहीं से अलग से वो इंसुलिन दिया जाएगा। तो इंसुलिन के लिए पहले शुरुआत में सूअर के अग्नाशय से प्राप्त करते थे और उससे इंजेक्शन बनाते थे जो शरीर में लगाते थे, तो उसके शरीर में इंसुलिन की मात्रा पहुंचती थी जो रक्त शर्करा को पचाती थी, तो शुगर कंट्रोल में रहता था। आजकल जो है एक पेड़ से प्राप्त होने लगा है इंसुलिन। वो पेड़ कौन सा है? सिनकोना, एलोवेरा, डहेलिया, फर्न। देखिए सिनकोना आपको अच्छी तरह से पता होगा, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनती है। कुनैन, मलेरिया रोग की दवा कुनैन प्राप्त होती है। एलोवेरा जेल है जो कि सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग किया जाता है। डहेलिया एक फूल का पौधा है, इसकी जड़ से इंसुलिन प्राप्त करते हैं। उत्तर होगा इंसुलिन डहेलिया से प्राप्त करते हैं, डहेलिया की जड़ से प्राप्त करते हैं। तो उत्तर हो गया ये। अगला प्रश्न है और एक जरूरी प्रश्न, सिकोना की छाल से कुनैन प्राप्त करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आगे प्रश्न में आते हैं, ऊंचाई मापने के हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज़ों में वो यंत्र लगा होता है कि पता चलता है कि कितनी ऊंचाई पर हवाई जहाज़ है। ये मतलब कि अमीटर, ये विद्युत धारा नापता है, विद्युत धारा मापने का है। और गैल्वेनोमीटर भी धारा मापी यंत्र है, धारा मापता है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है, समुद्र की गहराई ये मापता है। अल्टीमीटर ये ऊंचाई मापता है। तो उत्तर हो सारे चारों यंत्रों के बारे में हो गया। अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है, वैसे ये ऊंचाई मापने वाला यंत्र है, लेकिन ये कैसे वर्क करता है? ये घनत्व मापता है, वायु का घनत्व, अपेक्षित घनत्व मापता है। किस ऊंचाई पर वायु कितनी घनी होगी, कितना घनत्व होगा, इससे अनुमान लगता है कि घनत्व से पता चल जाता है कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा की परतें विरल होती जाती हैं, घनत्व कम होता जाता है। तो उसी आधार पर एक रेशियो है, एक सिस्टम है, इससे पता चल जाता है। तो अल्टीमीटर ऊंचाई मापने वाला यंत्र है, जहाज़ों में लगा होता है, हवाई जहाज़ में। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्तुएं बनाने में प्रयोग किया जाता है? स्टेराइट, पॉलीएमाइड, पॉलिस्टरीज, बेकेलाइट। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है, और तो उत्तर इसका है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में, पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। बेकेलाइट जैसे आपके टीवी है, फ्रिज है, इनके जो कवर हैं, खोल जो बनते हैं, उसमें प्रयोग होता है। और अगला प्रश्न है, कोशिका की पाचन थैली कहलाती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक। देखिए उसका उत्तर है लाइसोसोम होगा कोशिका की पाचन थैली। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाती है, पावर हाउस। ये दो क्वेश्चन मिलते कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का पावर हाउस है। लाइसोसोम क्या है? कोशिका की पाचन थैली है। अगला प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न है, चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहे मारने वाली दवा में कौन सा रसायन होता है? जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, जिंक फास्फाइड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा जिंक फास्फाइड। चूहे को मारने वाला रसायन जिंक फास्फाइड है। एकदम याद करने वाले हैं कौन सा रसायन क्या वर्क करता है, और इसके लिए कोई टेक्निक का नहीं प्रयोग हो सकता है, तो याद करने वाले हैं, कुछ है एकदम। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग का रंग क्या होता है? प्राइमरी रेनबो। सबसे हमने भी ये बात की थी कि रंग में कौन कौन से हैं। विबग्योर के क्रम में होता है VIBGIOR। तो सबसे ऊपर कलर जो मिलता है वो लाल मिलता है। तो प्राथमिक धनुष में लाल सबसे ऊपरी लाल हुआ, और फिर लाल के बाद फिर दूसरा इंद्रधनुष बनता है, फिर तीसरा, फिर दूसरे, आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे ऊपरी लाल रंग होता है। कोबाल्ट के धातु में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1, B2, B6 और B12। B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट आयन पाया जाता है। ये है विटामिन B12 में कोबाल्ट आयन पाया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आगे प्रश्न में आते हैं, पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन हैं? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है और खास बात है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन है, जिसको फ्लेमिंग ने, इसके खोजकर्ता फ्लेमिंग बनाया था पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया था। किससे? पेनिसिलियम ये कवक था, फंगस था। इससे फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक दवा बनाई थी। ये पहली एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक दवा है। और वैसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ ज़्यादातर आजकल बन रही हैं, तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक दवाइयाँ जीवाणुओं से बनती हैं, वैसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने में जीवाणु है, कवक है, मोल्ड्स है, सबका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से बनाई थी और अधिकतर एंटीबायोटिक दवाइयाँ जीवाणुओं से बनती हैं। अगर प्रश्न आता है कि अधिकतर एंटीबायोटिक किससे बनती है, तो जीवाणु से। सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा किससे बनी थी, तो कवक से। वो कवक कौन था? पेनिसिलियम। और किसने बनाई? फ्लेमिंग ने। तो कई क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, सबके उत्तर आपके सामने। अगला प्रश्न है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने किस अंत पर एक समान हैं? इसके लिए एक बड़ा विशेष फार्मूला है, उस फार्मूले को आप दिमाग में रख लीजिए। कोई तापक्रम किसी फार्मूले में किसी में दिया है, आप उसको किसी अन्य पैमाने में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है C/5 इक्वल F-32 F-32/9 इक्वल R/4। अब देखिए इसमें सब क्या है, C क्या है? सेंटीग्रेड, F क्या है? फ़ारेनहाइट, R क्या है? रोमर। ये 3 पैमाने हैं। और इसके अलावा केल्विन में जानना है तो K में केल्विन में जानना है तो C+273 अगर जोड़ दिया जाए तो केल्विन में बन जाता है। तो इस फार्मूले में वैल्यू रखो जिसकी, वो तुरंत पता चल जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें बराबर है। इसमें 4 विकल्प सामने लिखे हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री से। वैसे सही उत्तर ये नहीं है, सही उत्तर -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। 40 डिग्री, ये -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर है। आप वैल्यू रख सकते हो। C में अगर -40 रखोगे तो F का मान भी -40 आएगा। इस फार्मूले का प्रयोग आप कर करके चेक कर सकते हो। ठीक, तो और कोई अंश बदल सकते हो, उसको आप सब में किसी में कन्वर्ट कर लो। ये बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है। फिर आगे प्रश्न में आते हैं, ये है आपका, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला परजीवी कौन सा है? पैरासाइट्स कौन सा है? ई कोलाई, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ग्लूटिका, कोई नहीं। देखिए ई कोलाई ये तो जीवाणु है, ये जीवाणु है जो छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में ये भी पाया जाता है। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है, आंत में ही पूछा गया है, पाए जाने वाला परजीवी, लेकिन ई कोलाई जीवाणु है तो ये उत्तर नहीं होगा। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये सही उत्तर है, ये आपका परजीवी है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये छोटी आंत में पाया जाने वाला परजीवी है। और ये छोटी आंत में जो ई कोलाई, इशरिशिया कोलाई बोलते हैं, ये जीवाणु है जो विटामिन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये बड़ा उपयोगी जीवाणु है जो आंत में होता है। और आपका उत्तर मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला परजीवी एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? ये बड़ा प्राचीन काल से प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता आ रहा है। वो है आपका ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन। उत्तर सही होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं। वैसे
कोई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस को जब ठंडा किया जाता है तो द्रव में बदला, द्रव को और ठंडा किया गया तो ठोस बदल गया, इतना ठंडा किया गया ठोस बदल गया, तो वो सूखी बर्फ के नाम से इसे जाना जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपके सामने, राल रेजिन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? रेजिन एक चिपकाने वाला पदार्थ है, चिपचिपा होता है, जो किसी चीज़ को चिपकाना हो तो उसके पीछे लगा करके चिपकाते हैं। पेंट वगैरह में भी डालते हैं जिससे पेंट आसानी से चिपक जाए, और जो कॉस्मेटिक्स की सब वस्तुएँ हैं, बिंदी वगैरह है, उसके पीछे लगाते हैं, और अन्य चीज़ों में गम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किससे प्राप्त होता है? शाइकस, चीड़, मैरिजुआना, पेस्टिस। चीड़ के पेड़ से प्राप्त करते हैं, चीड़, पाइनस बोलते हैं, पाइनस। और इससे एक चीज़ चीड़ के पेड़ से और मिलती है, तारपीन का तेल भी मिलता है, बड़ा तारपीन का तेल, बड़ा काम का पेड़ है ये चीड़ का। तारपीन का तेल मिलता है, और आपका रेजिन मिलती है, चीड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं, बहुत से उपयोगी है, देशलाई की तिलियाँ बनती हैं, बहुत उपयोगी पेड़ है चीड़, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका सामने, देखिए, पानी में पड़ी वस्तुओं का कुछ ऊपर उठा दिखने का कारण क्या है? आपने देखा होगा कि पानी में एक सिक्का डालो तो लगता सिक्का थोड़ा ऊपर है, इसका कारण है प्रकाश की कौन सी घटना है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन। देखिए, अपवर्तन वो क्रिया है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने सरलरेखीय संचरण से विचलित हो जाता है। देखिए, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन में जाता है, विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, ये देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ये अविलंब की ओर झुक जाता है, और जब यह उल्टा हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाता है। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए, पानी क्या है? सघन माध्यम है। वायु क्या है? विरल माध्यम है। जब वायु से पानी में प्रकाश की किरणें जानती है तो कहाँ जाएगी? थोड़ा सिकुड़ जाती हैं, तो इससे वस्तु थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखती है। तो उत्तर क्या होगा? पानी में पड़ी वस्तुओं का कुछ ऊपर उठी दिखने का कारण अपवर्तन होगा। सही उत्तर अपवर्तन होगा। विरल से सघन में जा रही, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये 25 प्रश्न, और आपने देखा होगा इसमें हमने 50 से 60 प्रश्न और अतिरिक्त बताए जो आपकी भिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में भिन्न नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।